हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एचएससी कैंपस में। तो बच्चे, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स का पहला जो यूनिट है हमारा वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। पहले बच्चे हम लोग को जानना है कि वास्तविक संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ लिखा है वे संख्याएं जिनका कोई वास्तविक मान हो और जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित या दर्शाया जा सकता है, वैसी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। आपको मालूम है ना संख्या रेखा क्या होता है? संख्या रेखा मालूम है ना, एक जीरो इधर लगा देते हैं, इधर 1 2 3 इधर ले लेते हैं, इधर जाते हैं तो -1 -2 ऐसे चलते रहता है। ये आपको मालूम है। तो जो इस संख्या रेखा पर जिनको हम प्रदर्शित कर सकते हैं या दिखा सकते हैं, उन्हें ये हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना। वास्तविक संख्या को r के द्वारा दर्शाया जाता है। ध्यान देंगे, वास्तविक संख्या को क्या चीज से दर्शाया जाता है? r द्वारा दर्शाया जाता है। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही हो तो ऐसे भी आप कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के जो समूह होते हैं उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बात होती है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आपको याद होगा वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और इसमें गुण होता है q ≠ = 0। ये मालूम है p और q के बीच में कोई भी समान संख्या या कह सकते हैं उभयनिष्ठ संख्या नहीं होती है। और वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है उसे आप क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। शायद यहां तक बातें क्लियर होगी। चलिए, अब आपको यह समझना होगा कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती है। तो ये आप जान लें, वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी प्रकार की संख्याएं आती है, चाहे वे प्राकृतिक संख्या जिसे आप नेचुरल नंबर कहते हो, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय, अपरिमेय, सभी संख्याएं किसके अंतर्गत आती है? तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। थोड़ा सा हम लोग पिछली बातों को समराइज करेंगे। प्राकृतिक संख्याएं जिसे आप नेचुरल नंबर कहते हैं वो क्या है? तो गिनती की संख्याएं 1 2 3 4 ये जो आप कहते हैं ना, ये सारी संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह को आप किसे दर्शाते हैं? n से दर्शाते हैं, या प्राकृतिक संख्याओं को n के द्वारा दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम छोटा सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप बनाना चाहें तो ये भी सवाल हम कर सकते हैं ना कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो वो क्या है? 1 है। क्लियर। आगे आते हैं पूर्ण संख्या। तो सब आपको याद रखना होगा, पूर्ण संख्या को हम w के द्वारा दर्शाते हैं और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 इस प्रकार से चलते रहती है। यूं कहें तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब शून्य को भी जोड़ दिया जाता है तो वह एक नई संख्या बनती है जिसका नाम आप क्या दे देते हैं? पूर्ण संख्या दे देते हैं। ठीक है ना। आगे आते हैं तो ये हो गया। फिर इसके बाद आपको पढ़ना होता है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होंगे? 0 और ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 इनफाइनाइट तक इधर चल देंगे और 1 2 3 ये सब संख्याएं को हम क्या कह देंगे? पूर्णांक संख्या। इसी क्रम में सारी चीजों को हम लोग संख्या के बारे में पहले भी बहुत चीज जान चुके थे, बस उन्हीं संख्याओं का हम यूज करके इस चैप्टर को भी बनाने की कोशिश करेंगे। यहां तक क्लियर है। तो जितनी भी वास्तविक संख्याएं थी, उस वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत जितने गुणधर्म आए थे, सभी चीजों के बारे में पहले से आप पढ़ चुके थे। यहाँ इस 10th क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या के कुछ और गुण के बारे में बात करते हैं। वो क्या क्या गुण होता है? जो पहले गुण के बारे में हम बात करेंगे वह गुण होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, जो कि हमारा कलन विधि होगा। और दूसरे के बारे में हम बात करेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को। अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है। ध्यान से समझेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक के मैथमेटिशियन थे। उन्होंने संख्या के बारे में बहुत सारी धारणाओं को बताया था। उन्हीं के विचारों को लेकर के हम इस पूरे चैप्टर में समझने वाले हैं। जैसा कि आपको लग रहा है, हमने क्या नाम दिया है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात हम कर रहे हैं ना। अब थोड़ा सा समझिए, यहां पर एक शब्द दिख रहा है आपको, विभाजन ना। तो आपको लग ही रहा होगा कि विभाजन का मतलब क्या होता है। विभाजन का मतलब होता है, साधारण भाषा में कहा जाए तो भाग देना ना। यानी कि यह जो बात की जा रही है किससे संबंधित है? विभाजन से संबंधित है या भाग से संबंधित है। तो अब यहाँ पर समझना होगा कि आखिर जब हम भाग के बारे में जान ही रहे हैं तो इस चैप्टर में हम क्या ज्यादा जानने वाले हैं और क्या उसके बारे में हम विशेष बात करने वाले हैं। तो साधारण भाषा में कहा जाए तो यहाँ जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है, तो इस एल्गोरिदम के अनुसार से हम चलेंगे। पहले हम इस एल्गोरिदम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, पहले तो आपको पहले जो भाग का नियम था वो भी आपको बेसिक चीजें याद होनी चाहिए। तो क्या कहता है समझने के लिए, तो इस एल्गोरिदम के अनुसार हम बात करते हैं कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, एक कोई धनात्मक पूर्णांक होता है, और जब इसको आप b से भाग देते हैं,
ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे जब आप इसे b से भाग देते हैं तो जरूर ही शेषफल क्या बचता है, r बचता है। और यह जो r बचता है यह b से क्या होता है, छोटा होता है। ध्यान से समझेंगे, b से क्या होता है, छोटा होता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बच्चे। मान लेते हैं कि अगर एक संख्या 5 है, इसको हमको भाग कराना है, मान लेते हैं 2 से, तो हम भाग कराएंगे तो क्या होगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, 1। देखिए एक चीज तो आप तय है, मान लो जैसे अगर हम 2 को 6 से भी हम भाग करेंगे तो कट करके यहाँ कटना का मतलब शून्य प्राप्त होगा। इसका मतलब है चाहे कोई भी संख्या आप ले लीजिए, ये जो संख्या यानी यहाँ पर जो b वाली संख्या है, यह इसका मान या इसका जो रिमाइंडर बचेगा, r का जो मान बचेगा, वो सदैव r का मान जो होगा वो सदैव b से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। b से सदैव क्या होगा, छोटा हो जाएगा, या कहे तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो जाएगा। ये बात आपको पूरे एक्सरसाइज में आपको याद करके चलनी है कि यहाँ जो हमारा r का मान यानी शेषफल का जो मान आ रहा है वह 0 से बड़ा या बराबर होगा तथा b से सदैव ही क्या होगा, छोटा होगा। यही मेन बात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में किया जा रहा है। अब हम समझते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में क्या बातें किया गया है। देखिए अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है उसमें भी आप इन बातों को आप खंडन करते हुए बढ़ सकते हैं। जैसे देखेंगे, आप किसी भी भाज्य संख्या को जब आप तोड़ते हैं, मान लो कोई भी भाज्य संख्या अगर हम सोचते हैं, मान लेते हैं एक संख्या हमने 30 सोचा, यह 30 तो भाज्य संख्या है। पहली बात समझ लेते हैं बच्चे, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो एक ऐसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, या कहें तो अपन भाषा में समझे तो एक या स्वयं के अलावा वह किसी अन्य संख्या से भी अगर भाग लगता हो तो ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहा करते हैं। जबकि अगर अभाज्य संख्या पूछा जाए तो ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं से ही सिर्फ भाग लगता हो उसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, याद कीजिए, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी अगर भाग लगता हो तो वह क्या कहलाता है, भाज्य संख्या। और एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से भाग लग जाता है तो वह हम कहते हैं भाज्य संख्या, और स्वयं के एक और स्वयं से लगता है तो अभाज्य संख्या। ठीक है, मान लो हम यहाँ पर एक संख्या सोचते हैं बच्चे 30 तो भाज्य संख्या है भी, तो इसको हम तोड़ते हैं तो 2 से प्राप्त होगा 15 बार में, फिर 3 से प्राप्त होगा 5 बार में। ये देखिए ये टूटा ना, यानी कि एक नया संख्या हमको क्या मिला, 2 3 5, और ये 2 3 5 जो प्राप्त हुआ यह भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 3 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हमसे यूक्लिड साहब ने जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में बताया, उस प्रमेय की अवधारणा के अनुसार से यही बात है कि किसी भी भाज्य संख्या को जब हम तोड़ते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें अभाज्य संख्या प्राप्त होता है इनको तोड़ने के बाद। ठीक है ना, तो यही जो बातें थी यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में भी लिखा हुआ है। अब देखिए इसी बातों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं और उसमें कुछ अन्य बातों का भी जिक्र करते हुए समझते हैं ना। देखिए यहां तक बातें सबको समझ में आ रही है ना। चलिए हम देखते हैं। देखिए आप भाग को जांच करने का नियम जानते हैं, किसी भी भाग को जांच करने का आपको नियम मालूम है। क्या है नियम बच्चे, भाज्य बराबर, याद होगा आपको, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ध्यान से समझेंगे क्या है, भाग को चेक करने का नियम, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यही होता है। एक दो भाग को हम उदाहरण में चेक करते हैं कि हमने इसको कैसे सेटिस्फाई कर रखा है। मान लेते हैं बच्चे 2 से हमें 19 में भाग करना है, तो हमको भाग तो आता ही है, तो हम कितना बार में दे सकते हैं, 9 बार देंगे तो 18 हो जाएगा। यहाँ पर एक बचा। देखिए आप याद रखेंगे, इसे आप कहते हो भाज्य, क्या कहते हैं, भाज्य। इसे आप कहते हैं भाजक, क्या कहते हैं, भाजक। इसे कहते हैं भागफल, क्या कहेंगे, भागफल। और जो अंतिम में बच जाता है इसे आप क्या कहते हैं, शेषफल। तो हम चेक करेंगे कि जो हमने भाग बनाया है वो सही है या नहीं है, तो हम इसको इसमें मान रख के देखेंगे। तो हम भाज्य बराबर जानते हैं, भाज्य यानी कि कितना होगा, 19। भाज्य के जगह पर 2, भागफल के जगह पर 9 और शेषफल के जगह पर क्या हो जाएगा, 1। तो क्या हो जाएगा 19। यहाँ क्या होगा, 9 दूनी 18 जोड़ 1, यहाँ भी क्या आ गया 19, यानी कि 19 बराबर 19। ये तो मुझे प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि हमने जो भाग बनाया है वह सही है। यही बात को लेकर के यूक्लिड साहब ने भी एक तर्क दिया था और उस तर्क के आधार पर उन्होंने भी एक प्रमेय का नाम दिया था। क्या दिया था, एक प्रमेय दिया था। उस प्रमेय का हमारा नाम था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या नाम दिया था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब हम समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या था। ध्यान से समझेंगे।
यूक्लिड साहब ने एक प्रमेयिका दिया था जिसका नाम था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो इस प्रमेयिका के आधार पर आप समझेंगे कि आखिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या दिया गया था और किन बातों का उल्लेख किया गया था। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b, यहां देख रहे हैं ना, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, अद्वितीय कहने का मतलब उसको फिर से फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। जैसे अभी आपने देखा था ना, भाज्य संख्या जब हम ज्ञात कर रहे थे तो वहां पर 2 3 5 7 ना, फिर से उसे आप तोड़ नहीं सकते हैं। तो अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R। देखिए बच्चे, A बराबर BQ प्लस R यह उसी प्रकार से है जैसे अभी हम लोग भाग को जांच करने के लिए लिखे थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। और आपको शेषफल में एक बात हमने सीखा कि जो शेषफल प्राप्त होता है वह सदैव b से छोटा होता है तथा शून्य से बड़ा या बराबर होता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल भी आपके सामने प्रस्तुत किया था कि यदि किसी संख्या में आप 2 से भाग देंगे तो शेषफल जो प्राप्त होगा वो या तो 0 प्राप्त होगा या 1 प्राप्त होगा, या अगर आप 3 से किसी में भाग देंगे तो 0 प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से आप बताइए तो 5 से अगर किसी संख्या में आप भाग देंगे तो क्या क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, 2 हो सकता है, 3 और 4। लेकिन आप 5 से 5 प्राप्त नहीं होगा, 5 होगा तो 0 हो जाएगा और 5 से बड़ी संख्या के बारे में विचार नहीं कर सकते हैं। यही बात यूक्लिड साहब बता रहे थे। अच्छा आप बताइए, मान लेते हैं कोई संख्या में हम 100 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? बिल्कुल 0 1 2 3 ले दे के कहां तक प्राप्त होगा? 99 तक प्राप्त होगा। इसका मतलब है कि हम जिस संख्या के बारे में बात कर रहे हैं उससे एक कम संख्या मुझे प्राप्त होगा, एक कम संख्या तक मुझे प्राप्त होगा। समझ में आ रही बात? इन्हीं चीजों का हम उपयोग करेंगे। ये A B Q और R, इनके बारे में आप वही बात याद रखेंगे कि यह भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल के टर्म वाली बातें यहां पर उल्लेख की गई है। ठीक है, अब यही चीजों का हम उपयोग करके एक मसा बनाते हैं, एक दो HCF यानी कि मसा, और उसका जो इसमें लिखा हुआ है। अच्छा एक बात यहां पर समझेंगे बच्चे, एक वर्ड दिया गया है प्रमेयिका, थोड़ा सा इसको भी आप याद रखेंगे। कुछ लोग आपसे प्रश्न कर सकते हैं कि प्रमेयिका क्या है, तो याद रखिएगा कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। ध्यान से समझेंगे, प्रमेयिका क्या होता है? एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका उपयोग करके हम किसी अन्य स्टेटमेंट को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं या कोई और क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इसी की सहायता से हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके एक दो मसा हम लोग पहले बनाते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या प्रमेयिका दोनों एक ही तरीके का समानार्थी शब्द है, प्रमेयिका कहें या एल्गोरिदम करें, इन दोनों का उपयोग करके हम लोग मसा बनाएंगे और पता करेंगे कि इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का कैसे उपयोग होगा। चलिए एक हम सवाल देखते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए एक सवाल हम यहाँ पर सोचते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि 135 और 225, 135 और 225 का हम HCF या मसा निकालते हैं। देखिए हम दोनों स्थिति जो हम लोग जानते हैं पहले से रूल उसके हिसाब से भी बनाएंगे और यूक्लिड साहब के भी रूल से हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। जो आपके पास फार्मूला है A बराबर BQ जोड़ R, इसी को यूज हम लोग करते हुए इसको सॉल्व करेंगे ना। चलिए पहले हम लोग जनरल मेथड में जैसे मसा बनाते थे, मसा में आप क्या करते हो, सबसे पहले पता करते हो कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर 225 बड़ी है, 135 छोटी है। हम क्या करते हैं 135 को 225 से जैसे आप मसा जानते हैं उसी प्रकार से हम करेंगे। 12 यहाँ पर देखेंगे कितना हो जाएगा, 12 में से 3 खत्म यानी कि 7 2 9, फिर 90 से 135 में जाएंगे, यहाँ भी एक बार में आ जाएगा 4 45 दूनी का 90, यानी कि आप प्राप्त क्या किया बच्चे, आपने मसा प्राप्त किया। अब यूक्लिड साहब के हिसाब से चलेंगे, हम किसके हिसाब से चल रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से चलते हैं ना। क्या हो रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, क्या सिखाया गया है आपको, A बराबर BQ जोड़ R, A बराबर BQ जोड़ R। तो यहाँ संख्या कौन है, 225 है। 225 को अब इसका उपयोग करिए, जो आपने मसा निकाला था ना इसी का उपयोग कीजिए। 225 को सबसे पहले आपने किससे भाग कराया था, 135 से कराया था। तो 135 से कराया था, कितना बार गया था, एक बार गया था। शेषफल क्या प्राप्त हुआ था, 90 प्राप्त हुआ था। समझ में आ रहा है कैसे लिखना है। सबसे बड़ी संख्या 225 थी, मैंने लिख दिया। 225 को किससे भाग लगाया मैंने, 135 से लगाया। कितना बार गया, एक बार गया। और शेष कितना बचा, 90 बचा।
अब हर बार आपने क्या किया, अबरी बार 135 को आपने भाग कराया, किससे करा दिया, यही जो शेष बचा था यानी 90 से। कितना बार गया, एक बार गया, और शेष मुझे कितना प्राप्त हुआ, 45 प्राप्त हुआ। ये तब तक क्रिया करना है जब तक कि नीचे 0 ना आ जाए। फिर इसके बाद आपने किसको लिया, 90 को लिया, 90 को किससे भाग कराया, 45 से भाग कराया। कितने बार कराया, 2 बार कराया। शेष कितना बचा, 0 बचा। जैसे ही शेष 0 बच जाए तो यहाँ पर मेरा HCF जो प्राप्त हुआ, HCF हम किसका किसका निकाल रहे हैं, 135 और 225 का, वो कितना मुझे प्राप्त हो गया, 45 प्राप्त हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है ना। चलिए, एक जिनको डाउट हो रहा है वो बोले, किसी को डाउट नहीं है ना, बिल्कुल देख लीजिए। अगर किसी को डाउट है तो बोलेंगे, अगर कोई डाउट रहा हो तो। नहीं है, चलिए हम लोग एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जिनको भी डाउट होगा, देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो बड़ी संख्या है हमने लिख दिया कि ये बड़ी संख्या है और ये 135 छोटी संख्या है। पहले जैसे जिनमिन तरीका से पहले जो आप मसा का तरीका जानते थे उसी का उपयोग किए और मैंने मसा बना लिया। अब क्या करेंगे कि जो मसा का तरीका था उसी का उपयोग हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए किया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, a बराबर BQ प्लस R, और a बराबर BQ प्लस R है, इसमें बड़ी संख्या को हमने लिख दिया और 225 को किससे भाग कराया, 135 से। कितना किए, तो गुना 1। तो यहाँ पढ़े हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बराबर, भाज्य माने 225, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, और इसे हमने सॉल्व किया। क्लियर है, यहाँ तक नोट डाउन कर लेंगे। कोई डाउट होगा तो बोलेंगे, नहीं है ना। चलिए हम एक और क्वेश्चन सोचते हैं, चलिए एक और सोचते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा क्या होगा। हम लोग साथ साथ बनाएंगे तो शायद चीज़ें और अच्छे से समझ में आते हुए आ जाएगी। क्लियर। चलो बच्चे, अगला हम बनाते हैं 867 और 225। 867 और 225 का हम HCF निकालते हैं। कितना होगा, चलिए पता करते हैं। तो सबसे पहली बात, 867 बड़ा है ना किससे, 225 से। आप पहले एक बार जैसे मसा बनाते थे वैसे मसा बना लीजिए। अब देखिए कितने बार जाएगा, ये कितना बार जा सकता है, सोचिए। लगभग, हाँ 4 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार दे करके देखते हैं कितना हो जाएगा। 5 3 से 15, 1 बचेगा, 3 दूना 6, 1 7, फिर यहाँ क्या होगा, 3 दूना 6, घटा देंगे 2, 16 में से 7 गया, कितना बच गया, 3, और कितना हो गया, 3 और 6 9 बचेगा। यहाँ पर 192, यहाँ से 225, एक बार देंगे ना, 5 में से 2 खत्म, 3, 12 में से 9 खत्म, भी कितना हो जाएगा, 3 हो गया, 33। फिर हम 192 में देंगे, देखते हैं कितना बार चला जाएगा। यहाँ हम 6 बार दे करके देखते हैं, हाँ शायद 6 बार नहीं जाएगा ना, ज़्यादा हो सकता है। 5 बार दे करके देखेंगे, 5 दिया 15, 15 यहाँ हो गया 16, 12 में से 5 गया 7, 8 में से 6 गया 2, 27 से 33 में एक बार देंगे, कितना हो जाए 13, 13 में से 7 चला जाएगा, तो 3 और 3 6, यहाँ पर 6। अब हम यहाँ 6 से कितना में दे रहे हैं, 27 में, तो कितना बार चला जाएगा, 6 चौका 24, यानी कितना बचा, 3, 3 से 6, 3 दूनी का 6, यानी मसा मेरा क्या प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। और इसी को हम जब यूक्लिड विभाजन के हिसाब से लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या है हमारे पास, चूंकि a बराबर हम क्या लिखते हैं, BQ प्लस R, a बराबर क्या लिखते हैं, BQ प्लस R। तो सबसे यहाँ पर हमारी बड़ी संख्या कौन है, 867, किससे हम भाग लगाए हैं, 225 से। कितना बार गया है बच्चे, 3 बार गया है, तो शेष कितना बचा था, 192 बचा था। आगे फिर हमने किसको दिया, 225 को भाग लगाया, किससे लगाया, 192 से। कितना बार गया, 1 बार गया, शेष कितना बचा, 33 बचा। फिर हमने क्या किया, 192 को भाग लगवाया, किससे, 33 से। कितना बार गया, 5 बार, शेष कितना बचा, 27 शेष बचा। यह प्रक्रम तब तक दोहराएंगे जब तक कि मुझे क्या प्राप्त न हो जाए, शून्य प्राप्त न हो जाए। फिर इसके बाद हमने 33 को कराया, 27 से गुना कराया, 1 बार गया, 6 बचा। फिर हमने 27 को कराया, 6 से 4, कितना बचा, 3 बचा। अब हर बार हमने 6 को कराया तो 3 से 2 बार गया, शेष कितना बचा, 0। इसका मतलब है कि जो HCF मुझे 867 और 225 का जो प्राप्त हुआ वह कितना प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। क्लियर है, यहाँ तक अगर किसी को बस ये वाला भाग जो B आपका प्राप्त होता है ना, वही इसका
HCF प्राप्त होता है या मसा प्राप्त हो जाता है ना। आप इसको पहले एक बार बना लेना अच्छे से, जो पहले वाला जो भाग का तरीका था उसी को आप बनाइएगा कि HCF भी क्या है, एक तरीके से भाग है। और यहाँ जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात की गई है तो नाम से ही लगा हुआ है विभाजन, मतलब यहाँ भी भाग की बात हो रही है, लेकिन थोड़ा सा भाग का पैटर्न चेंज किया गया है, बनाने के तरीके बदल दिए गए हैं। बस उसी को आप ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला जो हम एग्जाम्पल लेते हैं 4052 और 12576 का। देखिए तो यहाँ आपको क्या लिखना है, सबसे पहले जो बड़ा है तो 12576 बड़ा है किससे, 4052 से। आप पहले क्या करेंगे, पहला काम आपको करना है जैसे आप मसा ज्ञात करते थे भाग विधि से, उसी को कर लेना है। तो 4052 12576 से, चलिए कितना बार जा सकता है, ये 3 बार हम इसको देखते हैं कितना हो जाएगा। तो 4052 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ हो गया 6, 5 15, 1 बचा, यहाँ तो 1 हो गया और 3 चौका 12, 0 7 में 5 गया 2, 420। अब 420 को किससे कर देंगे, 4052 को आप लोग साथ साथ बनाते चलिए। अगर आपको समझ में आ रहा है आप साथ साथ बनाते चलिए, जिनको डाउट हो रहा है वो एक बार देखते चलेंगे। चलिए कितना बार जा सकता है, तो एक बार हमें लगता है 9 बार जाएगा। तो 0 9 दूना 18, 9 दूना का 18, 1 9 चौका 36, अब 1 37, यहाँ कितना बचा 15, 15 में से 8 खत्म, कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 7 गया 2। अब हम क्या करते हैं 272 से हम देते हैं 420 में, एक बार चला जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 10 से 2 गया 8 बचा, यहाँ पर 1, 11 में से 7 खत्म, यहाँ बचेंगे 4, 3 में से 2 1, यानी कि 148। अब 148 को हम फिर से 272 में देंगे, कितना बार जा सकता है, 2 बार में नहीं होगा, एक बार देंगे, कितना हो जाएगा 12 से 8 गया, यहाँ पर 4 बचा, 6 में से 4 गया 2, इसके पास 2 में से 1 गया 1, 124 से हम फिर देंगे 148 में, फिर एक बार चला गया, कितना बड़ा है भाई 24 से 124 में कितना बार जा सकता है, 24 25 120, 6 बार जाएगा ना, 6 चौका 24, 2 बचा, 6 दूनी, ओहो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 24 25 120, कितना बचेगा यहाँ से 4, 4 से 24 में 4 छक्का 24। तो मुझे जो मसब प्राप्त हुआ यहाँ से 4 प्राप्त हुआ। अब हम उसी चीज़ का उपयोग करके यहाँ पर रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम कैसे रखते हैं, 12576 हमारा क्या है, भाज्य है। तो 12576 को आपने किससे भाग कराया है, 4052 से। कितना बार कराया है, 3 बार में। शेष कितना बचा, 420। अब बार हम क्या करेंगे, 4052 को किससे भाग करा रहे हैं, 420 से। कितना बार गया, 9 बार। और मेरा शेष कितना बचा, 272। फिर से 420 को हम करें, किससे हमने कराया है, 272 से। कितने बार गया है, 272 से 1 बार गया। और शेष कितना बचा, 148। सदैव शेष पर ध्यान दीजिए, यही शेषफल बाद में ये क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, उसको हमको भाग कराना है। फिर हमने किसको कराया, 272 को कितने बार में, 148 से कितने बार में, 1 बार में। शेष कितना बचा, 124। फिर हमने 148 को कराया, 148 को 124 से कितने बार में, 1 बार में। शेष कितना बचा, 24 बचा। पुनः हमने 124 को किससे कराया, 24 से। कितना बार गया, 5 बार। और शेष कितना बचा, 4। और ये है मेरा अंतिम पार्ट 24 को हमने किससे भाग कराया है, 4 से। कितने बार गया है, 6 बार। और शेष कितना बचा, 0। यानी कि जो मेरा HCF प्राप्त हुआ, ध्यान से समझेंगे, HCF प्राप्त हुआ 4052 और 12576 का, वह क्या प्राप्त हुआ, जो अंतिम में B बचता है। यानी कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 4। अगर आप लोग भी बना रहे होंगे तो आप लोग का भी कितना आंसर आया होगा, इसका जो 4052 और 12576 का जो मसब प्राप्त हुआ होगा, वह कितना प्राप्त हुआ होगा, 4 प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, शायद मुझे लग रहा है कि अब आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो गया होगा कि आपको कैसे क्वेश्चन को बनाना है। इससे देखिए, जैक बोर्ड में तय है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे ना। डायरेक्ट ना आ जाए, ऐसे भी नहीं हो सकता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बनाइए, ऐसा नहीं दे सकता है। तो ये तो कम से कम दे ही सकता है कि 2 नंबर दे देगा और पूछ देगा कि इसका मसा कितना होगा। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक मैं आपको एग्जाम्पल छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि आपको भी तो बनाना है।
मैं उसको होमवर्क के लिए छोड़ूंगा ताकि आप उसको घर में भी प्रैक्टिस कर सकें और उसको सॉल्व कर सकें ना। ये मैं आपको कुछ क्वेश्चन 1 2 3 4 प्रैक्टिस कराते रहूँगा ताकि आप भी बनाते रहें। चलिए एक एग्जांपल, एक होमवर्क में लिख लीजिए क्वेश्चन। 867 और 255 का मसा, ध्यान से देखेंगे। 867 और 255 का आपको मसा ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से। एक और हम सोच लेते हैं 212 और 496। एक तीसरा हम आपके लिए रखे हैं 196 और 3825। ये 3 आप मसला इसमें ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इससे रिलेटेड कुछ अन्य तरीके को, क्योंकि अब हम गणित की उन कंडीशन में आ रहे हैं, उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जहां मुझे अलग अलग संख्याओं के साथ कुछ नए नए चीज़ों को करने की ज़रूरत है। तो अब हम लोग संख्या के कुछ इसी पाठ्यक्रम में ही संख्या पर आधारित कुछ अन्य चीज़ों का वर्णन कर रहे हैं। देखिए सवाल क्या कर रहा है उसको हम समझते हैं। जब तक उस सवाल को हम लाएं उससे पहले कुछ 2-4 बात आपसे हम जानना चाहेंगे। बच्चे आपको मालूम है ना सम संख्या किसे कहते हैं? अंग्रेजी में जिसे आप कहते हो इवन नंबर। क्या होता है इवन नंबर? आपको याद होगा। सम संख्या क्या होता है बताइए? सम संख्या किसे कहते हैं? हाँ, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः भाग लग जाती है, जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे ना, यानी कि 2 से भाग लगने वाली संख्याओं को आपने एक नाम दिया है और वह संख्या है सम संख्या। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं। विषम संख्या क्या है? विषम संख्या जिसे आप कहते हो ऑड नंबर। क्या है ऑड नंबर बताइए? ऑड नंबर वे संख्याएं जो 2 से भाग नहीं लगती है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उन्हें हम कैसी संख्या नाम दे देते हैं? विषम संख्या। जैसे में 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इसी प्रकार से संख्याएं चलते रहेगी। तो उन संख्याओं के सीरीज को हम एक नाम देंगे विषम संख्या, ऑड नंबर। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें हम कैसी संख्या कहते हैं? विषम संख्या। और एक ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उन्हें हम कैसी संख्या कहते हैं? सम संख्या। ये बात आपको पहले से ही मालूम है। देखिए इन्हीं चीज़ों का हम उपयोग करके अभी जो कुछ क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, उन क्वेश्चनों को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चे अगर आपसे कहा जाए कि मुझे कुछ ऐसा ट्रिक बता दीजिए जिससे हम संख्या को बार बार अगले आने वाली संख्या को हम समझ सके, इन द सेंस जैसे अगर हम कहते हैं कि बताओ दुनिया की सारी संख्याएं सम संख्या कब हो सकती है, तो आप तो एक कहेंगे कि सर वैसी संख्या जो 2 से भाग लग जाए। यानी कि जितनी प्रकार की संख्याएं हैं अगर उसका कॉमन फैक्टर 2 रहेगा तो हम कहेंगे कि वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। और यदि 2 से वह विभाजित नहीं हो पा रही है, कॉमन फैक्टर 2 नहीं निकल पा रहा है, इसका मतलब है कि वह संख्या कैसी हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। तो देखिए इसी पर एक क्वेश्चन है, कैसा है आइए समझते हैं। तो चलिए अगर मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं वह धनात्मक पूर्णांक 2q यानी कि सम के रूप में रहेगा, तो 2q के रूप में रहेगा। जैसे सवाल आएगा मेरे पास कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, पहले मैं एक बार क्वेश्चन लिख ले रहा हूं, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक, यहाँ भी धनात्मक है ना, विषम धनात्मक पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है और जो विषम पूर्णांक होता है वह 2q + 1 के रूप का होता है। हमें इसको प्रूफ करना है कि जितनी भी धन पूर्णांक हैं वह धनात्मक सम पूर्णांक है वह किसके रूप का है? 2q के रूप का है, और जो विषम धनात्मक पूर्णांक है वह 2q + 1 के रूप का है। अब देखिए आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मान लेते हैं, अपना मन से यहाँ पर हम कुछ सोचने की कोशिश करेंगे कि मान लेते हैं कि ए कोई धनात्मक
पूर्णांक है, मान लेते हैं ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए हम अपना मन से एक धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं ना। अब देखिए इस सवाल को देखिए, अगर हम इसे यूक्लिड साहब के हिसाब से रखेंगे तो यूक्लिड साहब ने क्या कहा था, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। तो देखिए ए तो हमने मान ही लिया है और ये दिया हुआ है, तो 2q, आर की बात हम बाद में करेंगे, तो बी की जगह पर क्या है 2 है, तो b बराबर मेरे पास क्या है 2 है। तो मान लेते हैं ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, बढ़िया से समझ लीजिएगा, इसके बाद हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपसे भी वो सवाल बने। तो मान लेते हैं ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2 है ना। अब हम यहाँ से चलते हैं यूक्लिड विभाजन के हिसाब से, हमारे पास है ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार से चलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार से चलते हैं। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार से चलेंगे तो a बराबर मुझे क्या प्राप्त होगा, बी क्यू प्लस आर, और b के जगह पर यहाँ क्या है 2 है, b के जगह पर हमने 2 लिखा है, तो मेरा क्या प्राप्त होगा 2q प्लस आर। और अभी कुछ देर पहले आपने समझा था कि यह जो r का मान होगा वह सदैव b के मान से क्या होगा, बोलिए छोटा होगा। यह जो r का मान होगा यह b के मान से सदैव क्या होगा, छोटा होगा। क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 नहीं होगा, तो उससे छोटा, तो 0 और 1 प्राप्त होगा। यानी कि यह जो r है या तो मेरे पास 0 है या तो फिर क्या है 1 है। अब देखेंगे इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, जहां r का मान क्या है 0 और 1 है। अब हम क्या करते हैं, पहली बार हम 0 रखते हैं, जब r बराबर 0 हो तो r का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो क्या होगा बच्चे, a बराबर 2q जोड़ r के जगह पर हमने क्या रखा 0, यानी मुझे प्राप्त क्या हो गया a बराबर 2q। अब आपको समझना है कि यह सम है या विषम है। पहला तरीका तो यही है कि बच्चे जिसका 1 गुणज 2 आ गया या गुणनखंड में 2 है, इसका मतलब है कि वह संख्या 2 से विभाजित होगी, और यदि 2 से विभाजित होगी तो वह सम संख्या भी हो जाएगा। दूसरा तरीका है क्यों की जगह पर आप मन में सोच सोच करके कुछ संख्या रखिए ना, कोई प्राकृतिक संख्या रखने की कोशिश कीजिए। 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 क्या है, सम है। 2 रखेंगे तो 2 दूना का 4, वह भी क्या है, सम है। 3 रखेंगे तो 3 दूनी का 6, वो भी क्या है, सम है। 10 रख के देखेंगे 10 दूनी का 20, 15 रख के देखेंगे 15 दूनी का 30, यानी प्रत्येक स्थिति में यह कैसा आ रहा है, सम आ रहा है ना। अब हम r बराबर 1 रख के देखेंगे कि जब r बराबर 1 हो तो a बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 2q प्लस 1। अब देखेंगे वही चीज जो मैंने इसमें किया, क्योंकि जब पर आप मान रख रहे थे 1 रखे तो 2 एकम 2 और 1 जोड़ दी, कितना आ जाएगा 3। तो आप 3, 2 से तो भाग लगता नहीं है, इसलिए वो कैसी संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई। 2 रखेंगे 2 दूने का 4 और 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5, तो 5 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। 10 रख के देखेंगे 10 दूने का 20 और 1 कितना आ जाएगा 1। यानी हम क्यू में जितना मन हो मान रख रहे हैं, आप भी कोई मन में मान रखिए और अब सोचिए उसमें, उसके बाद उसमें 1 जोड़ दीजिए, आपको क्या प्राप्त होगा, ऑलवेज एक विषम संख्या प्राप्त होगा, ऑड नंबर प्राप्त होगा। समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा और सोचिए अपने आप को। अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम 15 रख दिए, 20 रख दिए, 50 रख दिए, 50 रखेंगे तो क्या होगा 50 दूनी का 100 और 1 जोड़ेंगे तो 101, और 101 2 से तो विभाजित नहीं होगा ना, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। और जब पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो यह संख्या कैसी प्राप्त हो जाएगी, विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। और देखिए तो हमारा सवाल क्या था, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किसके रूप का होता है, 2q के रूप का होता है, तो हो गया ना। तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, तो ये भी मुझे प्राप्त हो गया कि 2q प्लस 1 के रूप का होता है। अतः प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, 2q प्लस 1 के रूप का होता है। यही तो हमको प्रूव करना था। समझ में आया? जल्दी से बता दीजिए आप लोग, आया सभी को समझ में?
ओके एक बार फिर से देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2। ये b क्या है, जो आगे में प्राप्त होगा, क्योंकि यूक्लिड विभाजन में आपने पढ़ा है a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो क्यू के आगे में जो प्राप्त होता है उसी को आप क्या रख लेते हैं, b रख लेते हैं। जब आप कंपैरिजन करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का और दिए गए जो भी कंडीशन है उसका, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग किया, a बराबर 2q प्लस आर, चूंकि r का मान यहाँ पर नहीं दिया हुआ है और हम ये बात जानते हैं कि r का मान सदैव क्या होता है, b से छोटा प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होगा या 0 से बड़ा प्राप्त होगा, क्योंकि r की क्राइटेरियन है कि r जो मुझे प्राप्त होगा वह क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और b से सदैव क्या होगा, छोटा होगा। इसके बाद b के मुझे प्राप्त, क्योंकि b मुझे 2 है, 2 का मतलब है कि रिमाइंडर मुझे या तो 0 प्राप्त होगा या तो 1 प्राप्त होगा। अब मैंने समीकरण 1 में सबसे पहले शून्य को रखा, जब शून्य रखे तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, सम प्राप्त हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ q पर बहुत सारे मान को रखा था, और जब मैंने 1 रखा तो मुझे क्या प्राप्त हो गया, विषम संख्या प्राप्त हो गया। यहाँ तक सभी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक दो और क्वेश्चन देते हैं और फिर समझते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। देखिए अब सवाल थोड़ा सा बदलाव करते हैं ना। देखिए अब अगर हम सवाल यहाँ पर बदल देते हैं, अब हम यहाँ पर देते हैं कि दर्शाइए कि प्रत्येक, अब ऐसे धनात्मक नहीं लिखते हैं ना, इसी को थोड़ा सा हम बढ़ा बढ़ा करके लिखते हैं, क्योंकि हमने एग्जाम्पल में भी ये क्वेश्चन को देखा है आपके बुक में। देखिए दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के रूप का होता है। ध्यान से समझेंगे बच्चे। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q जोड़ 1 तथा 4q जोड़ 3 के रूप का होता है। सवाल ये मिल गया आपको। अब आप काम क्या करना, सबसे पहला काम यही लिखना है, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा अब देखिए b की जगह पर क्या हो गया, आप इसको रख के देखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, और यहाँ मेरे पास क्या है, a बराबर 4q प्लस जो दिया हुआ है 1 ही दिया हुआ है, तो देखिए तो b की जगह पर तो प्राप्त हो गया ना मुझे 4, इसका मतलब है धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। b बराबर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। और अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, कैसे बनाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से चलेंगे, एकदम से जैसे अभी आपने पहला क्वेश्चन बनाया था सेम वैसे ही बनाएंगे। एकदम पेन पेपर आप वर्क करते रहो, बेहद आसानी से चीज़ें समझ में आएगी। एक दो बार में नहीं समझ में आएगा, आगे पीछे वीडियो करते रहिए, आराम से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा साथ चलने की कोशिश कीजिए। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के का स्टेटमेंट क्या कहता है, उसमें तो यही बात कहता है ना कि यदि संख्या 4 है तो जब आप इसको भाग करेंगे तो जो शेषफल बचेगा या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा या क्या प्राप्त हो सकता है, 2 प्राप्त हो सकता है या फिर 3, क्योंकि कहना ही है कि 0 से बड़ा या बराबर तथा जो दिया गया संख्या है, जो b की संख्या है, उससे क्या प्राप्त होगा, छोटा। तो 0 1 2 3, जब हम इसमें 0 रखने की कोशिश करेंगे, जब आप 0 रखोगे तो क्या प्राप्त होगा, 4q जोड़ 0, यानी a बराबर क्या हो गया, 4q, जो कि आप देख रहे हैं सम है। सम कैसे है, q की जगह पर हम सर मान रखेंगे, q की जगह पर मान रखेंगे, 1 रखेंगे 4 एकम 4 सम संख्या है ना, 2 रखेंगे तो 4 दूनी का 8 सम होगा, 3 रखोगे 12, 10 रख के देखेंगे 40, यानी तमाम सबूतों एवं गवाहों को मद्देनजर रखते हुए आंसर क्या हो रहा है, सम हो रहा है। दूसरी बात, कोई इसको कॉमन भी ऐसे तो ले सकता है, कहेगा कि नहीं यहाँ पर 2 इसका गुणज है, तो 2 अगर गुणज आ गया तो उस स्थिति में भी हम कह सकते हैं कि यह कैसी संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आपने 1 रखा तो a बराबर यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, 4q प्लस 1। अब देखिए 4q प्लस 1, फिर वही बात, 1 रखेंगे q की जगह पर। अब यहाँ आप कहेंगे सर 1 2 क्यों ले रहे हैं, कुछ भी संख्या आपको जो मन में आए आप ले लीजिए, पूर्णांक संख्या के बारे में रखना है और धनात्मक रखना है, धनात्मक मतलब माइनस आप मत रखना, और आप उसको रख के देखिए कि क्या आंसर आ सकता है। 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 और 1 5, विषम है ना। अगर आप 5 रख के देखेंगे तो 5 चौका 20 और 1 21, तो वो भी क्या हो गया, विषम हो गया। 4q प्लस 1, अब हम 1 2 और, क्योंकि हमारे पास तो 3 तक जाना है ना, तो 3 तक हम रख करके देखेंगे।
चलिए 3 तक रख के देखेंगे। जब r बराबर अबरी बार हम 2 रखेंगे, आप लोग भी रखते हुए बनाते चलिए। जब r बराबर हम क्या रखेंगे 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4q जोड़ 2। आप चाहें बच्चे तो इससे आप 2 कॉमन कर दीजिए तो 2q प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। या नहीं, अगर ये ऐसा नहीं भी करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे सीधे q के जगह पर मान रखिए। अगर 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 और 2 क्या होगा 6 प्राप्त होगा। 5 रख के देखेंगे, 5 चौका 20 और 2 22, वो भी क्या है 22, 2 से भाग लग जाएगा ना, लगेगा ना, तो लगेगा। इसका मतलब वो भी कैसी संख्या है सम संख्या है। आपको जो मन में आए वह संख्या रख के देखिए। 100 रख के देखिए, 100 चौका 400 और 2 जोड़ेंगे 402, 2 से तो विभाजित है। और ऐसे निकालेंगे तो यहाँ क्या हो गया 2, अगर इसका गुणज है 2 गुणज हुआ, इसका मतलब यह फैक्टर है 2 का। और जहां 2 का फैक्टर मुझे प्राप्त हुआ, इसका मतलब है कि 2 का फैक्टर प्राप्त होने के साथ ही यह कैसी संख्या हो गई सम संख्या हो गई। अब हम दूसरी बात r बराबर 3 रख के देखते हैं। जब r बराबर 3 हो तो a बराबर 4q प्लस 3। अब देखेंगे 4q प्लस 3, मान फिर रख के देखिए। 1 रखेंगे 4 एकम 4 और 3 7, 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 और 3 11। इसका मतलब ये मुझे कैसा संख्या प्राप्त हो रहा है विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। अब देखिए हमारा सवाल जो था वो क्या डिमांड किया था, हमारे क्वेश्चन का डिमांड था कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होगा। यानी जो हमने इसको सॉल्व किया है और मुझे पता करना है कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 ये दोनों को अगर हम देख रहे हैं और ये क्या प्राप्त होना चाहिए विषम। देखिए 4q प्लस 1 कहाँ है, यहाँ पर है, तो 4q प्लस 1 मुझे कैसा प्राप्त हुआ विषम प्राप्त हुआ, देख रहे हैं ना। और फिर क्या करा 4q प्लस 3, देखिए 4q प्लस 3 यहाँ है ना, ये भी मुझे क्या प्राप्त हुआ विषम प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q जोड़ 1 तथा 4q जोड़ 3 के रूप का होता है। 4q जोड़ 1 तथा 4q जोड़ 3 के रूप का होता है। यानी दुनिया की कोई भी विषम संख्या की बात आप करेंगे वह सदैव 4q जोड़ 1 और 4q जोड़ 3 के रूप का होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए एक दो और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहें जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देते हैं कि अगला हमारे पास क्या क्वेश्चन हो सकता है क्या। चलिए जल्दी से जल्दी नोट डाउन करेंगे। सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना, किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है? नहीं, क्लियर? कहाँ डाउट हो रहा है? चलिए कहीं डाउट है? नहीं, कहीं डाउट नहीं। एक कोई धनात्मक, पहला काम ये सदैव लेके रखना है आपको, धनात्मक पूर्णांक तथा b बराबर 4 जो भी आए आप उसको लेते रहेंगे, उसको सॉल्व करते रहेंगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। आराम से आप उसको नंबर को रखते जाइए, धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल है, दर्शाइए कि, मैं इसी पैटर्न पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपको पूरे क्वेश्चन याद हो जाए। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, ध्यान देंगे, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का होता है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q जोड़ 1, 6q जोड़ 3 तथा 6q जोड़ 5 के रूप का होता है। बच्चे आपको सवाल ये 2 क्वेश्चन आप किए होंगे तो ये बात तो तय हो गया होगा कि आपको b निकालना बेहद आसानी से आ गया होगा। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, एकदम लिखना ही है, आप अभी तो एकदम फिक्स कर लीजिए कि आपको यही लिखना ही है। तथा b बराबर, अब b बराबर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको कंपैरिजन करेंगे ना, a बराबर bq प्लस r के रूप में, और मेरे पास क्या है 6q जोड़ 3, तो b के जगह पर क्या प्राप्त हो गया 6 प्राप्त हो गया, तो b बराबर क्या रख देंगे 6 रख देंगे। b बराबर क्या रख देंगे 6 रख देंगे। क्यों रख देंगे? क्योंकि हमारे पास जो सवाल है धनात्मक विषम पूर्णांक वह इसी के रूप का है। तो यूक्लिड भाजन एल्गोरिदम का हम उपयोग करेंगे। अब यूक्लिड भाजन एल्गोरिदम का हम उपयोग करके देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6q जोड़ r, 6q जोड़ r। अब देखिए r का मान क्या क्या होगा बच्चे, r का मान क्या होगा, तो r के लिए कहा गया है r का मान 0 प्राप्त होगा, मतलब 0 से बड़ा, और कितना बड़ा b से छोटा, यानी क्या क्या 0 1 2 3 4 और कहाँ तक प्राप्त होगा 5 तक प्राप्त होगा। यानी कि ये जो मान आप रख रहे थे अब कहाँ तक रखना होगा 5 तक रखना होगा। जब r बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 6q जोड़ 0, यानी a बराबर क्या हो गया 6q। बेहद आसान है, आप बनाते रहो, मेरा तो अच्छा है कि हम तो बोर्ड में मिटा मिटा के काम चला रहे हैं।
अब ये क्या होगा, सम होगा। क्यू की जगह पर आप मान रख देते हैं, 1 रखेंगे तो 6 एकम 6, यानी वो कैसा सम। 2 रखेंगे तो 6 दूना 12, वो भी क्या हुआ सम। 3 रखेंगे 6 18, वो भी क्या हुआ सम। 10 रखेंगे 14 60, वो भी क्या हुआ सम हो गया। अब 1 रखेंगे, 1 रख के देखेंगे तो 1 में 1 जैसी रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6q जोड़ 1। अब यहाँ पर देखेंगे मान रखें, क्यू के जगह पर 1 रखेंगे तो 6 एकम 6 और 1 7, कैसा हो गया बोलिए विषम। विषम काहे हुआ, क्योंकि वैसी संख्या जो 2 से भागने लगती है कैसा संख्या हो जाता है, विषम संख्या। तो 6q जोड़ 1। अगर हम फिर q के जगह पर 5 रखें, 6 पचे 30 और 1 31। 10 रखेंगे 6 10 60 और 1 61, वो भी कैसी संख्या है, विषम संख्या। अगला बार r बराबर 2 रखेंगे, यहाँ क्या होगा 6q जोड़ 2। अब 6q जोड़ 2 होगा, आप 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3q जोड़ क्या हो गया, हाँ 3q जोड़ 1, यानी ये भी कैसी संख्या प्राप्त हो गई, सम संख्या। और ना हो तो इसको हम लोग यहाँ पर चेंज कर देंगे और यहाँ पर मान रख के देखेंगे, 2 रखेंगे 6 दूना 12 2 14, तो भी क्या हो गया सम हो गया। 5 रखेंगे 6 पचे 30 और 2 32, संख्या प्राप्त हो रहा है ना। फिर आगे देखेंगे r बराबर, अबरी बार हमने 3 रखा, r बराबर जब 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6q जोड़ 3। अब यहाँ पर अपने मन से आप मान रख के देखिए, 1 रखेंगे 6 एकम 6 और 3 क्या होगा 9, यानी कैसी संख्या प्राप्त हो गई, विषम संख्या। और मान रख के देखेंगे 5 रखेंगे 6 पचे 30 और 3 33, क्या हो गया विषम संख्या। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर हटाते हैं बच्चे ना, नोट कर लिए है ना, हाँ देखिए। और इसमें रखते हैं, अब r बराबर हम क्या रखते हैं, r बराबर हम 4 रखते हैं। जब हम r बराबर 4 रखते हैं, जब r बराबर क्या रखते हैं 4 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा a बराबर 6q जोड़ 4। अब देखिए यहाँ भी आप 2 कॉमन करना चाहें तो 2 कॉमन करिए, 3q और यहाँ पर हो गया 2, तो ये भी क्या हो गया सम। और ऐसे ना हो तो आप यहाँ पर मान रखेंगे, चुपचाप अपने मन में मान रखना है, ये नहीं कि मान यहाँ लिखना है, लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको बताना है कि सम है या विषम है। 1 रखेंगे तो 6 एकम 6 और 4 10, सम हो गया। 5 रखेंगे 6 पचे 30 और 4 4, रैंडम जो मन में आए रख दो। 10 रख देंगे 10 छक 60 और 4 64, 64 कैसी संख्या है, सम संख्या है। अब फिर आप आगे बढ़ेंगे, जब r बराबर 5 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q जोड़ 5। अब देखिए 6q जोड़ 5 जैसे ही आप रखेंगे, q की जगह पर कोई भी मान आप सोचिए, 1 रखेंगे 6 एकम 6 और 5 11, वो भी कैसी संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई। इसका मतलब ये है कि सवाल हमसे कहा है कि 6q जोड़ 1, कहा गया 6q जोड़ 1, 6q जोड़ 3, 6q जोड़ 5, ये सब कैसी संख्याएं होंगी, विषम संख्या होगी। यानी दुनिया की सारी संख्याओं का जो क्रम प्राप्त होगा वह यही क्रम प्राप्त होगा विषम संख्याओं के संदर्भ में। तो देखिए, तो हमारे पास जो सवाल कहा है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। तो ये चीज मुझे प्राप्त हो गया कि ये सब संख्या क्या है, विषम है। इसका मतलब है कि अतः सभी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप के होते हैं। क्लियर है, यहां तक बातें समझ में आ रही है, क्लियर है ना। कोई डाउट है तो आप बोलिए, देख लीजिए। नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।